तो चलिए आज के इस वीडियो क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 7 हमारी दुनिया यानी ज्योग्राफी का अध्याय 5 पढ़ेंगे। ठीक है, अध्याय 4 तक हम लोग पिछले बार पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अध्याय इसका 5वां का रीडिंग करेंगे। बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था कि रीडिंग करवाइए इस चैप्टर का, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो बच्चों चैप्टर का नाम है बिन पानी सब सून। चलिए शुरू करते हैं। सभी बच्चों के बस में बैठते ही ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी और बस चल पड़ी। ड्राइवर ने टेप रिकॉर्डर पर गाना चला दिया। गाना बजने लगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। सभी बच्चे भी साथ में गाने लगे। गाना समाप्त होते ही अनुसुईया मैडम ने कहा, पानी पर गाना तो सुन लिया आपने, मैं आपको पानी की कहानी सुनाती हूँ। मतलब ये लोग बस में जा रहे थे और पानी का गाना चला, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। तो जो उनकी मैडम थी बच्चों की, उन्होंने कहा कि आप पानी का गाना सुन चुके, अब मैं आपको पानी की कहानी सुनाती हूँ। सभी बच्चे चौंक पड़े। पानी की कहानी? मैडम जल्दी सुनाइए। मैडम कहने लगी, यह कहानी पुराने जमाने की नहीं है, यह कहानी आने वाले दिनों की है। बबलू ने आंखें फैलाकर कहा, आने वाले दिनों की कहानी? मैडम बोली, हाँ, आने वाले दिनों की कहानी। मैडम ने पूछा, आपने पेट्रोल पंप देखा है ना, जहां से गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल भरे जाते हैं? सबने कहा, हाँ। मैडम कहने लगी, आने वाले दिनों में शहरों में या सड़कों के किनारे इसी तरह के पंप खुलेंगे, लेकिन वहां पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि पानी दिया जाएगा, वह भी माप कर लीटर के हिसाब से। इसके लिए राशन कार्ड भी होगा और पैसे तो लगेंगे ही। ठीक है, मतलब ये कहानी मैडम क्यों सुनाना चाहती थी बच्चों? क्योंकि पानी दिन पर दिन हमारे जो जल स्तर है पानी का, वो घटता जा रहा है। पानी की कमी बहुत सारे जगहों में, किल्लत पानी की हो रही है। ठीक है, तो इसी पानी की जो है आने वाले समय में पानी की कमी होगी, उस पर ही आधारित ये मैडम जो है कहानी सुनाना चाहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्यों? सबने एक साथ पूछा। मीना तुरंत बोली, अरे इतना भी नहीं जानते, पीने लायक पानी काफी कम होगी और पानी की जरूरत तो सभी को होती है। पानी के लिए हम झगड़ा न करें, इसलिए यह व्यवस्था बनाई जाएगी। लेकिन पानी की कमी कहाँ है? इतनी नदियां, तालाब, नहरें, कुएं, तल, नल, समुद्र तो है ही, ऊपर से बरसात, इससे तो पानी मिलता ही है, शिल्पा बोली। लेकिन बरसात हमारे यहाँ सालों भर तो होती नहीं, सीमा बोली। हाँ ये बात तो है, शिल्पा बोली। मैडम बच्चों की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। उन्होंने टोकते हुए कहा, यही तो बात है बच्चों, पृथ्वी पर कुल 71% जलमंडल है। देखिए पृथ्वी पर कुल 71% जलमंडल है। ये जो इंपॉर्टेंट लाइन होता है उसको जरूर आप अंडरलाइन करिएगा। जब भी हम रीडिंग करते हैं किसी चैप्टर की, जो इसमें इंपॉर्टेंट लाइन होता है उसे हमें अंडरलाइन करना चाहिए और नोटबुक में जरूर नोट करना चाहिए। तो मतलब पृथ्वी पर 71% क्या है बच्चों? जलमंडल है। ठीक है, पृथ्वी पर जलमंडल होता है, उसी प्रकार वायुमंडल होता है और स्थल यानी कि जमीन, स्थल मंडल होता है। तो 71% क्या है बच्चों? जलमंडल यानी पानी है, जिन्हें नक्शे पर नीले रंग से दिखाते हैं। लेकिन इतना पानी हमारे पीने लायक है ही नहीं। मतलब 71% जो पानी जलमंडल है वह हमारे पीने लायक पूरा नहीं होता है। मैडम हम सिर्फ मीठा पानी ही पी सकते हैं, रंजू बोली। हाँ, हम सिर्फ मीठा पानी ही पी सकते हैं, मैडम ने समझाते हुए कहा। उपलब्ध कुल जल का सिर्फ 0.3% पानी का उपयोग ही पीने एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कर सकते हैं, क्योंकि शेष जल महासागरों, बर्फ छत्रक, भूमिगत जल, झीलों, नदियों, जलाशयों, वायुमंडल आदि में समाहित है, जिसका प्रत्यक्ष रूप से दोहन व प्रयोग संभव नहीं है। देखिए इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? 71% जो है वह पृथ्वी पर जलमंडल है और जो 71% का सिर्फ 0.3% पानी ही हम जो है उपयोग करते हैं पीने में या साफ सफाई या किसी भी दूसरे काम में उस पानी का उपयोग किया जाता है। और जो सारा जल होता है वो कहाँ होता है बच्चों? महासागरों, बर्फ छत्रक। अब ये बर्फ छत्रक क्या होता है?
तो बर्फ छत्रक का अर्थ होता है बच्चों कि जो ऐसी ऊंची ऊंची पठार होते हैं, हम लोग पिछले वीडियो क्लास में पठार के बारे में पढ़े थे। तो जो ऊंचे ऊंचे पठार होते हैं, ऐसे द्वीप होते हैं जो बर्फ से हमेशा ढके रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बर्फ छत्रक कहते हैं। भूमिगत जल, जो हमारी पृथ्वी के अंदर जो पानी होता है उसे भूमिगत जल, झीलों का पानी, नदियों का पानी, जलाशयों जो तालाब होते हैं वहां का पानी, जो वायुमंडल में भी जो आर्द्रता पाई जाती है पानी आदि में समाहित है, जिसका प्रत्यक्ष रूप से दोहन व प्रयोग संभव नहीं है। मतलब महासागर का पानी तो जानते हैं कि आप कितना खारा होता है, मतलब नमकीन होता है। तो यह सब पानी जो है, जो भूमि झील का पानी है, नदियों का पानी है, वो हम प्रत्यक्ष रूप से उसका प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है। उन्होंने अपने पास से किताब निकालकर बच्चों को दिखाई जिसमें तालिका बनी थी। तो ये देखिए बच्चों, ये तालिका दिखाई। बर्फ छत्रक महासागर में कितना पानी है? जो है महासागर का जो पानी है 97.3%। बर्फ छत्रक देखिए यहाँ पे 2.0, भूमिगत जल 0.68, झीलों का अलवण जल 0.009। मतलब कितनी कम मात्रा में ये सारे जो है क्या है बच्चों? जल है। ये तालिका मैडम ने क्या किया? बच्चों को दिखाया। इस चलती हुई बस में हम सबके लिए पीने के लिए सिर्फ इन्हीं 2 थर्मसों में तो पानी है। जुबैदा थर्मस सामने करती हुई बोली। मतलब बस में एक लड़की बैठी थी जुबैदा, और थर्मस में 2 थर्मस पानी था। उसने कहा कि इतने सारे हम लोग हैं लेकिन पीने के लिए सिर्फ 2 बॉटल पानी है। हाँ मैडम बोली, इस थर्मस में शुद्ध व मीठा पानी है, उसी से प्यास बुझ सकती है। ठीक है। तो बच्चों, जो हम पानी पीते हैं वह मीठा पानी होता है, और जो महासागरों का पानी होता है वो कैसा होता है? नमकीन होता है, जिससे हम पी नहीं सकते। बाहर देखो, उस पुल के नीचे पानी बह रहा है, क्या आप इसे पीना चाहोगे? मैडम ने पूछा। नहीं, सभी बच्चों ने एक साथ कहा। यह पानी तो गंदा है, देखो इसमें कितनी गंदगी बह रही है। मैडम ने समझाया। ठीक वैसे ही पृथ्वी पर जितने भी जल स्रोत हैं मतलब जहां जहां से वो सारे स्रोत जहां से पानी आता है। जैसे पानी का जल स्रोत बारिश है, ठीक है। इस तरह से जितने भी जल स्रोत हैं जहां से पानी है हमें मिलता है, हम उन सभी के जल पी नहीं सकते, अर्थात वह पानी हमारे प्यास बुझाने के काम नहीं आ सकती है। इस जल को साफ करके ही पिया जा सकता है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए पुल के नीचे जो पानी बह रहा है वो गंदा पानी हम नहीं पी सकते, लेकिन उसी पानी को अगर साफ करके पिया जा सके, जैसे साफ होता है, फिल्ट्रेशन होता है उसका, तब हम उसको पी सकते हैं। हाँ मैडम, तभी तो मैं जल बहुत सोच समझकर खर्च करती हूँ, जुबैदा बोली। मीना ने कहा, बरसात से हमें खूब मीठे जल मिलते हैं, लेकिन वो जल भी हम रोक नहीं पाते। ठीक है। तो बरसात का जो जल होता है बच्चों वो मीठा होता है, लेकिन हम उसे रोक नहीं पाते। क्यों नहीं रोक पाते? क्योंकि वो बारिश का जल नदी में, झीलों में, महासागरों में चला जाता है और वह खारा हो जाता है। बरसात के जल हमारे छतों से गिरकर नालों, खेतों, नदियों से बह होता हुआ समुद्र में जाकर मिल जाता है और फिर खारा हो जाता है। तो बरसात का पानी तो होता मीठा है बच्चों, लेकिन वह नदी में, खेत में जाकर वो कहाँ मिल जाता है? समुद्र में जाकर मिल जाता है, और वो क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। ठीक है। इसलिए हमें बारिश के पानी को संरक्षण करना चाहिए, उसको हम बचा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे का हम लोग रीडिंग करते हैं। कभी भी क्वेश्चन आंसर करने के पहले चैप्टर का रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको उसे जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है। और पीने लायक नहीं रह जाता। ठीक कह रही हूँ मीना, मैडम बोली। देखो, नदियों, तालाबों और बरसात का पानी सूर्य के ताप से वाष्प में बदलकर आकाश में चला जाता है। क्या होता है बच्चों? यहाँ पे अंडरलाइन करिए, नदी का पानी, तालाब का पानी, बरसात का पानी सूर्य के ताप से वाष्प बनकर कहाँ चला जाता है बच्चों? बादल में चला जाता है। फिर ठंडा होकर आकाश में चला जाता है, सॉरी। ठीक है। फिर ठंडा होकर क्या बन जाता है बच्चों? वह ठंडा होकर बादल बन जाता है और फिर जहां तहां बरसता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। ठीक है। तो पानी क्या होता है? जब धूप तेज होता है तो धूप की रोशनी से, उसके ताप से वह पानी जो है भाप बनकर ऊपर जाता है, और जैसे जैसे वह भाप बनकर ऊपर जाता है वह ठंडा होकर क्या बन जाता है? बादल। और फिर यही बादल बारिश के मौसम में बारिश के रूप में बरसता है।
इसे क्या कहते हैं बच्चों? जल चक्र कहते हैं। और ये चक्र हमेशा इसी तरह से चलता रहता है। क्या हो गया चक्र? कि बारिश का बादल बना, बादल बन के वो बारिश बना, बारिश बनकर फिर वो गिरा और फिर से वो नदियों तालाबों में बारिश का पानी बहता है, फिर सूर्य के ताप से वह ऊपर आकाश में जाता है और इस तरह से जल चक्र निरंतर चलता रहता है। बबलू बोला, इसका मतलब यह है कि सागरों का जल ही वाष्पित होकर बरसात के माध्यम से हम तक बार बार पहुंचता है। हाँ, सबने सहमति से सर हिलाए। चापाकल, कुएं आदि का पानी बेकार में बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। मैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ कि नल की टोटी खुली न रह जाए और पानी बेकार न बहता रहे। इस बार मुकेश बोला, हाँ, हम सबको ऐसा करके पीने योग्य पानी को बचाना चाहिए। इससे भूमिगत जल का स्तर भी बना रहता है। मैडम बोली। क्या बोली बच्चों? कि हमें पानी को बचाना चाहिए, इससे भूमिगत जल का स्तर भी बना रहता है। अब भूमिगत जल का स्तर क्या होता है हम लोग ये समझेंगे। ये जल स्तर क्या होता है जरा हमें भी तो समझाइए। इस बार सवाल बच्चों ने नहीं, बस के खलासी ने पूछा। बस के खलासी ने क्या पूछा? कि जल स्तर किसे कहते हैं? मैं बताऊं, बबलू उत्साहित होकर बोला। उत्साहित होकर मतलब बहुत खुश होकर बोला, क्योंकि उसे इस सवाल का उत्तर आता था। हाँ हाँ बताइए, खलासी बोला। बबलू कहने लगा, बरसात का कुछ जल रिस कर धरती के अंदर जाता है। क्या होता है बच्चों? बरसात का कुछ जल, देखिए कुछ जल लिखा है यहाँ पे, क्योंकि बरसात का बहुत सारा जल तो नदियों में, झीलों में चला जाता है, महासागरों में जाकर मिल जाता है, लेकिन बहुत सारा जल का क्या होता है बच्चों? रिसकर धरती के अंदर जाता है, जहां वह मिट्टी की परतों, चट्टानों की छेदों में फैल जाता है। मतलब जमीन के अंदर मिट्टी है और मिट्टी के अंदर चट्टान है, परत है, उसके अंदर जहां जहां खाली जगह होता है वहां पानी क्या होता है बच्चों? भर जाता है। धरती के नीचे फैलकर ये जल क्षेत्र बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बच्चों? धरती के नीचे फैलकर क्या करते हैं? जल क्षेत्र। मतलब जहां जहां ये पानी, जहां जहां खाली जगह होता है वहां वो पानी भर जाता है और एक क्षेत्र बना लेता है। उसी जल की ऊपरी सीमा को जल स्तर कहते हैं। और जब पूरा पानी धरती के अंदर रिसकर वो भर जाता है उस चट्टानों में, तो जो सबसे ऊपर की जो परत होती है वह जल स्तर उसे कहते हैं। ठीक है। खलासी ने सिर हिलाते हुए अपनी सहमति दी। सहमति मतलब हाँ कहा। बबलू, क्या जल स्तर सभी जगह समान होता है? यह प्रश्न मैडम ने किया। नहीं मैडम, जल स्तर की गहराई तो सभी जगह समान नहीं होती है, उनका सिर्फ ऊपरी सतह समान होती है। यह तो स्थान विशेष की मिट्टी, ऋतु या फिर जल के दोहन के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। मतलब जो जल स्तर होता है वो सभी जगह समान नहीं होती है। कहीं पर जल स्तर बहुत नीचे होता है, कहीं पे जल स्तर ऊपर होता है। ठीक है। और जिस तरह से हम जहां पानी का दोहन करते हैं, मतलब पानी का जिस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है कि जल स्तर कैसा होगा। सभी बच्चे बबलू की समझदारी पर दंग थे, बस तेजी से चली जा रही थी। मैडम ने कहा, बबलू की बात को मैं दिखलाती हूँ। वो कैसे? सबने एक साथ पूछा। खलासी भी गर्दन उठाकर मैडम की ओर देखने लगा। उन्होंने जुबैदा से थर्मस मांगकर एक खाली बोतल में पानी भरा, फिर अपने पर्स से 3-4 स्ट्रॉ निकाली और बांटते हुए बोली, स्ट्रॉ क्या होता है बच्चों? पतला सा पाइप जैसा होता है जिससे हम पानी डालकर मुंह में पीते हैं, को बोतल में डालकर पानी पीजिए। सबने स्ट्रॉ डाली और पानी पिया। धीरे धीरे बोतल में पानी घटता गया। मैडम कहने लगी, देखिए बोतल में पहले पानी भरा था, जैसे जैसे हमने जल को पिया या उपयोग किया, जल घटता गया। क्या हुआ बच्चों? जल घटता गया। ठीक इसी तरह से जब हम चापाकल या बोरिंग, नलकूप, कुआं के जरिए धरती से जल निकालते हैं तो धरती के अंदर का जल स्तर घटता जाता है। ठीक है। क्या होता है बच्चों? जल स्तर घटता जाता है। अगर हम इसी तरह धरती के जल को निकालते रहें तो एक दिन जल का स्तर एकदम समाप्त हो जाएगा। मतलब पानी का हम उपयोग करते जाते हैं, धरती से पानी निकालते जाते हैं, वो पानी खत्म हो जाता है और एक दिन ऐसा होगा कि जल स्तर खत्म हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा। और पानी खत्म ना हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें हमेशा जल स्तर को बनाए रखना पड़ेगा और इसके लिए जो बारिश का पानी होता है उसे हमें बर्बाद ना करते हुए धरती के अंदर ही उसे पहुंचाना होगा।
जरा सोचो अगर ऐसा हो तो क्या होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है पता कीजिए कि विश्व भारत के किस महासागर व झील में जल की लवणता सबसे अधिक है। तो बच्चों, जो महासागर होते हैं, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, तो इन महासागरों में जो सबसे ज्यादा लवणता होती है वो अटलांटिक महासागर में होती है। किसमें होती है बच्चों? अटलांटिक महासागर में होती है। ठीक है, सब चिंता में पड़ गए। शिल्पा बोली, मैडम जल स्तर बढ़ाने का कोई उपाय नहीं है? हाँ, क्यों नहीं है ना, हमें पानी की खेती करनी शुरू कर देनी चाहिए। पानी की खेती कहकर खलासी ठहाका लगाकर हंस पड़ा। बच्चे सोच में पड़ गए। ठीक है, तो मैडम ने क्या कहा कि हमें पानी की खेती करनी होगी। देखिए, यहाँ पर पानी की खेती के बारे में एक छोटा सा है, गुजरात से सीख। गुजरात का कठियावाड़ क्षेत्र एक शुष्क प्रदेश है। शुष्क मतलब सूखा, जहां बहुत कम या न के बराबर फसलें होती थी। यहाँ राजेंद्र सिंह द्वारा स्थानीय लोगों के सहयोग से छोटे छोटे नालों पर बिना खर्च के स्थानीय रेत और मिट्टी से छोटे छोटे बांध बनाए, जिससे न केवल सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हुआ बल्कि इससे जल जमीन के नीचे रिस कर गया। इससे भूमिगत जल स्तर भी बढ़ा। उसी के कारण आज उस क्षेत्र में भरपूर फसलें पैदा हो रही हैं। श्री राजेंद्र सिंह के इसी प्रयास के कारण इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। तो क्या किया था इन्होंने बच्चों? जो छोटे छोटे नाले थे वहां पर इन्होंने रेत का छोटा छोटा बांध बनाकर पानी को क्या किया था? रोक लिया था, जिससे सारा पानी धरती के अंदर रिस जाता था और जल स्तर बढ़ जाता था। हाँ, इस तरह के प्रयास को ही वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। मतलब पानी को बचत करना और उसको बचाकर जमीन के अंदर रिसना, भेजना। ठीक है, ऐसा होता है और अब तो सबको करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वर्षा के जल को छोटे तकनीक से रोक लेना और उसे पुनः धरती के अंदर भेज देना। तो वाटर हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं बच्चों? वाटर हार्वेस्टिंग वर्षा के जल को छोटे तकनीक से रोक लेना और उसे पुनः धरती के अंदर भेज देना। क्या कहते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग। बरसात का पानी छतों से गिरकर नालियों, सड़कों, खेतों से होता हुआ नदियों तक और फिर नदियों से समुद्र तक पहुंच जाता है। ठीक है, बरसात का पानी क्या होता है बच्चों? छत से गिर जाता है, नालियों में चला जाता है, सड़कों पे चला जाता है, खेतों में होता हुआ कहाँ चल जाता है बच्चों? समुद्र तक पहुंच जाते हैं। समुद्र में मिलकर यह मीठा जल खारा हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? बारिश का पानी मीठा होता है और समुद्र में जाकर वह खारा हो जाता है। हमें बरसात के पानी को नालियों में न जाने देकर अपने घरों के आसपास धरती में गड्ढे बनाकर रोक लेना चाहिए। तो हमें बारिश के पानी को गड्ढे बनाकर रोकना चाहिए। अगर छत से पानी कहीं गिर रहा है एक जगह, तो उसे में बाल्टी में करके रख लेना चाहिए और उसे में धरती पर डाल देना चाहिए या गड्ढे बनाकर उस जल को रोक लेना चाहिए। और वह गड्ढा का पानी क्या होता है? धीरे धीरे वह धरती के अंदर रिस जाता है और इसी प्रक्रिया को हम वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ये जल धीरे धीरे पुनः क्या होता है? देखिए बच्चों, यह जल धीरे धीरे पुनः धरती में समा जाएंगे। मैं ऐसा अपने गांव में करूंगा, सलीम दृढ़ता से बोला। ठीक है, पढ़ते पढ़ते सलीम ने कहा कि मैं ऐसा ही करूंगा। हम भी करेंगे, सभी एक साथ जोर से बोले। शाबाश। लेकिन एक बात समझ नहीं आई। इस बार शिल्पा बोली, पूछो। मैडम ने कहा, समुद्र का पानी खारा क्यों हो जाता है? समुद्र का पानी खारा क्यों हो जाता है? मैडम कहने लगी, बरसात का पानी जब तालाबों, खेतों से होता हुआ नदियों में बहता है तो अपने साथ मिट्टी, बालू, पत्थर और खनिज व लवड़ों को बहा लेती है। फिर यही पानी समुद्र में जा मिलता है। तो क्या होता है बच्चों? बरसात का पानी क्या होता है? वो तालाब, खेतों, नदियों से बहता हुआ अपने साथ बारिश का पानी मिट्टी भी ले जाती है, अपने साथ बालू भी ले जाती है, पत्थर और बहुत सारे खनिज और लवण, ठीक है, क्या करते हैं? वो लेकर चले जाते हैं। लगातार वाष्पीकरण के कारण जल तो भाप बनकर उड़ ही जाता है, जबकि लवण भारी होने के कारण वहीं जम जाता है। क्या होता है बच्चों? लवण जो होता है वह जम जाता है। लवण एक कह लीजिए तो नमक, ठीक है, लवण मतलब नमक। जबकि लवण भारी होने के कारण वहीं जम जाता है। लवण का एक लवणता जिसे कहते हैं, लवणता जो होती है बच्चों, वह पानी में लवण या नमक की मात्रा को लवणता कहते हैं। तो लवण भी जो है क्या हो, एक प्रकार का नमक होता है, जबकि लवण भारी होने के कारण जम जाता है। आज समुद्र के जल में औसतन, देखिए अब यहाँ पे अंडरलाइन करने की जरूरत है, समुद्र के जल में औसतन 1 किलोग्राम जल में लगभग 35 ग्राम नमक घुली हुई है। ठीक है,
समुद्र के जल में औसतन 1 किलोग्राम जल में लगभग 35 ग्राम नमक घुली हुई है, इसीलिए समुद्र का पानी नमकीन खारा हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? नमकीन खारा हो जाता है। समुद्र का पानी खारा होता है जब उसमें नदी का पानी मिलता है, तो नदी का पानी भी स्वतः खारा हो जाता है। अब बच्चे समझ रहे थे कि समुद्र के जल का स्वाद नमकीन क्यों हो जाता है। क्यों जाता है बच्चों? क्योंकि उसमें नमक होता है, लवण होता है। मुकेश बोला, मैडम बरसात का जल जब मुंह में लेता हूं तो उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। मैडम बोली, हाँ यही तो शुद्ध जल है। ठीक है, बरसात का पानी क्या होता है? शुद्ध होता है। सभी बच्चे आपस में बातें करने लगे कि सचमुच जल बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या हम सभी भी ऐसा करेंगे? घर लौटकर अखबार में छपे विज्ञापन को पढ़कर मीना पापा के पास गई और पूछा, पापा झील क्या होता है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके थोड़ा ये लंबा चैप्टर है। ठीक है, पापा मुस्कुराए और बबलू को आवाज दी। बबलू हाजिर हो गया। पापा ने दोनों बच्चों को बैठाया और टेलीविजन के साथ जुड़े डीवीडी में एक सीडी डालकर रिमोट दबा दी। टीवी पर दृश्य उभरने लगे। दोनों बच्चे ध्यान से देखने लगे। बहुत दूर तक पानी शांत होकर फैला हुआ था। इक्के दुक्के नावें चल रही थी। सामने वाले छोर पर एक सड़क नजर आ रही थी। झील के पहले छोर पर कुछ गुमटी नुमा दुकानें थी। कुछ लोग खड़े थे। पापा ने कहा, देखो यह दूर तक फैला शांत जल से भरा एक विशाल गहरा क्षेत्र है। देखो दूर तक फैला शांत जल से भरा एक विशाल गहरा क्षेत्र है, यही झील कहलाता है। ठीक है, क्या होता है? झील कहलाता है। यह जल का एक बड़ा स्रोत है। झील क्या होता है बच्चों? जल का बड़ा स्रोत होता है जहां से पानी आता है। जानते हो इस झील का नाम क्या है? पापा ने पूछा। जी, मीना बोली, अच्छा तो बताओ। यह नैनी झील है। पापा चौंके, तुमने कैसे जाना? अभी अभी तो अखबार में पढ़ा है। पापा हंसने लगे। बबलू पूछ बैठा, आप क्यों हंस रहे हैं? पापा हंसते हुए बोले, मीना का जवाब ठीक है, लेकिन अपने देश में कई और भी झीलें हैं, जैसे वुल्लर झील, पिछौला झील, लूनर झील, कोलेरू झील, फतेह सागर झील, सांभर झील, डल झील। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये झीलों के नाम हैं जो हमारे देश में है। ठीक है, तो ये सब लाइन जो है हमें हमेशा अंडरलाइन करना चाहिए। बच्चों ने पूछा, क्या बिहार में भी कोई झील है? पापा बोले, हाँ, काबर झील बेगूसराय में और बरैला झील लखीसराय। लेकिन पापा मुंबई में भी तो झील है। नहीं बेटा, मुंबई में तो सागर है, अरब सागर। मुंबई में कौन सा सागर है बच्चों? अरब सागर। मुंबई में झील नहीं, ये अरब सागर है। पापा फिर ये क्या है? उसने अखबार में छपे एक समाचार की ओर इशारा किया जिसमें लिखा था, हिंद महासागर में पोत उतरा। क्या उतरा? हिंद महासागर में पोत उतरा। तो महासागरों में एक महासागर क्या है बच्चों? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है, अच्छा मैं समझ गया, आप लोग सागर और महासागरों के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ पापा, इन सागरों का जल नमकीन होता है ना? बिल्कुल। देखिए, पृथ्वी के बड़े भूभाग को अथाह जल राशि ने घेर रखा है। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन करिएगा बच्चों, पृथ्वी के बड़े भूभाग को अथाह जल राशि ने घेर रखा है। मतलब भूभाग मतलब जमीन, भूभाग मतलब जमीन, पृथ्वी का जो जमीन है उसको जल राशि ने क्या कर रखा है बच्चों? घेर रखा है। इसका जल हमेशा गतिमान रहता है। गतिमान मतलब चलता रहता है, जो प्राय महाद्वीपों को अलग करता है, महासागर कहलाता है। ठीक है, तो पृथ्वी को जो है भूभाग को क्या घेरे रखता है बच्चों? जल राशि घेरे रहती है और हमेशा गतिमान रहती है, और जो प्राय महाद्वीपों को अलग करता है, मतलब जो महाद्वीप हैं उसको क्या करता है बच्चों? ये महासागर अलग करता है, इसे महासागर कहते हैं। महासागरों में एक भाग को सागर कहते हैं। तो महासागर के एक भाग को क्या कहते हैं बच्चों? सागर कहते हैं, जो प्राय किसी अवरोध के कारण पूर्ण रूप से महासागर से नहीं मिलता है। ठीक है, तो महासागर का एक भाग होता है सागर, जो किसी भी कारणवश क्या होता है? पूर्ण रूप से महासागर से नहीं मिलता है। जब समुद्री सतह पर हवाएं चलती हैं तो हलचल से तरंगे उत्पन्न होती हैं। हवाएं जल को ढकेलती हैं और इनमें जल ऊपर नीचे होने लगता है, जिसे लहरें कहते हैं। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है? जल बच्चों गतिमान रहता है, हमेशा चलता रहता है। एक लहर दूसरी लहर को जन्म देती है और इस तरह जल को धक्का देकर तह तक पहुंचती है। यही कारण है कि सागरों महासागरों का जल हमेशा क्या होता है बच्चों? गतिमान रहता है। क्यों गतिमान रहता है? यहाँ पे हमने पढ़ा, जब समुद्री सतह पर हवाएं चलती हैं
ठीक है। जब हवा चलती है तो हलचल होती है और तरंगे उत्पन्न होती हैं, और तरंगे उत्पन्न होने से लहरें उठती हैं और एक लहर दूसरी लहर को जन्म देती। पापा, याद है पुरी के समुद्र तट पर किस तरह नहाते समय हमारे चप्पल लहरों में गुम हो गए थे और फिर वापस मिल भी गए थे। हाँ, समुद्री लहरों के साथ यह बहुत ही मनोरंजक होता है। वे किसी वस्तु को ले जाती है, फिर लहरों के साथ तट पर वापस कर देती है। हाँ पापा, ऐसा लहरों के कारण ही तो होता है। क्या तुम लोग कुछ सागरों के नाम बता सकती हो? बबलू बोला, हाँ, अरब सागर, आर्कटिक सागर, काला सागर, लाल सागर। शाबाश। तो बच्चों यहाँ पे जरूर अंडरलाइन करेगा, ये सागरों के नाम है। अरब सागर, आर्कटिक सागर, काला सागर और लाल सागर। मीना बोली, शाबाश। पापा ने बबलू की पीठ थपथपाई। मीना बोली, मैंने तो महासागरों के नाम ही सुन रखे हैं, बताऊं? हाँ बताओ, पापा बोले। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ये महासागरों के नाम हैं, जिसमें से बच्चों अटलांटिक महासागर का जो पानी होता है, जल, वो सबसे ज्यादा नमकीन होता है, मतलब खारा होता है। अब बस भी करो, मुझे ऑफिस जाना है, तुम लोगों को भी स्कूल जाने का समय हो रहा है, पापा ने कहा। दोनों बच्चे स्कूल के लिए तैयार होने लगे। मीना और बबलू आज बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें सागरों और महासागरों के बारे में पापा ने ढेर सारी बातें बताई थी। दोनों स्कूल पहुंचे। कक्षा शुरू होने में देर थी। बबलू अपने, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बस 2 पेज और, अब एंड ही होने वाला है हमारा चैप्टर। दोस्तों को महासागरों की लहरों के बारे में बताने लगे। बबलू की बातें सुनकर मुकेश बोला, सागरों में उठने वाले ज्वार भाटा के बारे में कुछ बताओ ना। ज्वार भाटा? अब तो सब चुप। सबने फैसला किया भूगोल की कक्षा में यह बात रखी जाए। लंच के बाद भूगोल की कक्षा थी। सबने मैडम के सामने यही प्रश्न रखा। मैडम बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, बरसों पहले एक फिल्म आई थी ज्वार भाटा, पहले उसकी कहानी सुना देती हूँ। सब बच्चे ध्यान मग्न होकर बैठ गए। मैडम ने कहना शुरू किया, ज्वार भाटा फिल्म में हीरो दिन भर खूब मेहनत करके पैसे कमाता और शाम होती उसके पास ढेर सारे पैसे जमा हो जाते। वह अमीरों की तरह खर्च करता। सुबह तक उसके पैसे सब खर्च हो जाते, फिर वह गरीब हो जाता। मतलब शाम में अमीर, सुबह में गरीब। ठीक ऐसा ही कुछ समुद्र के ज्वार भाटा का हाल है। तो ज्वार भाटा किससे जुड़ा है बच्चों? समुद्र से जुड़ा हुआ है। समुद्र की लहरें सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है। तो क्या होता है बच्चों, जब हवाएं चलती हैं तो समुद्र की जो लहरें होती हैं वो बहुत ऊंचाई तक उठ जाती हैं। क्या होता है बच्चों, बहुत ऊंचाई तक उठती हैं, और जो तट होता है समुद्र को, उसका तट का बहुत बड़ा हिस्सा को क्या करता है बच्चों, उसको डुबा देती है। उसे ज्वार कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? समुद्र की लहरें सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबा देते हैं, तो उसे ज्वार कहते हैं। जब समुद्र की लहरें काफी ऊंची उठती हैं और जो समुद्र का तट है उसको बहुत दूर तक क्या करते हैं बच्चों, तट को डुबा देती हैं, तो उसे हम ज्वार कहते हैं। और लहरें जब अपने निम्नतम स्तर तक आकर तट से पीछे चली जाती हैं तो उसे भाटा कहते हैं, और यह प्रतिदिन 2 बार होता है। और जब जो पहले लहरें ऊपर उठती हैं तो उसे ज्वार कहते हैं। जब लहरें नीचे आती हैं बच्चों तो वो क्या होता है, तट के पीछे चली जाती, लहरें क्या हो जाती हैं, तट के काफी पीछे चली जाती, तो उसे भाटा कहते हैं। और यह प्रतिदिन दिन में कितने बार होता है बच्चों? 2 बार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया भी है, दीर्घ एवं लघु ज्वार के समय सूर्य एवं चांद की स्थिति। दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार की ये स्थिति दी गई है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। लेकिन लहरों का ऐसी ऊंचाई तक उठना और फिर पीछे तक हट जाना क्यों होता है, बबलू ने पूछा। तो बबलू ने पूछा ऐसा क्यों होता है? ऐसा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। क्यों होता है बच्चों? तो ये अंडरलाइन करिएगा, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। जब चंद्रमा समुद्र के निकट आ जाता है, क्या होता है बच्चों, जब चंद्रमा सूर्य के निकट आ जाता है, जब चंद्रमा समुद्र के, सूर्य के नहीं समुद्र के, जब चंद्रमा समुद्र के निकट आ जाता है तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से उसका जल ऊंचाई की ओर चढ़ता है, यही ज्वार है। ठीक है, तो देखिए अंडरलाइन करिएगा कि जब चंद्रमा समुद्र के निकट आ जाता है तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से उसका जल ऊंचाई की ओर चढ़ता है, यही ज्वार है, और उतरता है तो उसे भाटा कहते हैं।
ऐसा समुद्र में हर स्थान पर लगभग 24 घंटे में 2 बार चढ़ाव उतार होता है। ठीक है मैडम, जब ज्वार आते होंगे तो समुद्र के अंदर की ढेर सारी मछलियां भी तट पर आ जाती होंगी। सीमा ने प्रश्न किया। बिल्कुल, मछलियों के अलावे सीप, घोंगे, मिट्टियां, बालू सभी तट पर आ जाते हैं। लेकिन ज्वार के समय समुद्र की लहरें तट के किनारे के कई नौकाएं भी खींचकर अंदर तक ले जाती हैं। इससे जान माल की भी हानि होती है। मतलब जब ज्वार भाटा होता है समुद्र में, तब बहुत सारे जो जल के जीव होते हैं वो तट पर आ जाते हैं। ठीक है, किस समय आ जाते हैं बच्चों? जब लहरें ऊपर उठती हैं और तट पर आती हैं। और जब वो अंदर तट के पीछे जाती तो बहुत सारे नौकाओं को भी वो साथ ले जाती। बाप रे, तब तो मैं समुद्र किनारे नहीं जाऊंगी, मीना डरते हुए बोली। नहीं नहीं, इसमें डरने की बात नहीं, सावधानी रखने की बात है। मैडम ने सीमा का हौसला बढ़ाया। हाँ मैडम, सभी जोर से बोले। हम समुद्र तट पर जाएंगे, बालू में खेलेंगे, लहरों पर गेंद फेंकेंगे। तो हमने आज का ये पढ़ा। इसमें हमने क्या पढ़ा बच्चों? जल के बारे में पढ़ा। पृथ्वी पर कितना जल है, कितना जल उपयोग करने लायक है और कितना जल समुद्र में है। और हमने ज्वार भाटा के बारे में पढ़ा। हमारे देश में झीलों के नाम पढ़ा, महासागर के नाम पढ़ा, सागरों के नाम पढ़ा। तो ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर अभ्यास करेंगे।